हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका संडे को टेस्ट होता है, तो ये हमारा हिंदी का 3rd नंबर का टेस्ट है। और ये टेस्ट जैसे कि PYQ होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने उठाया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर हैं। तो ये क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हिंदी का पोर्शन यानी कि हिंदी सब्जेक्ट जिस भी एग्ज़ाम में आता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ऐड करते रहिएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए पढ़ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है इंद्र पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इसका ऑप्शन नंबर 3 इंद्रजीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो वो इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। तो याद रखिएगा, जितेंद्रिय कहते हैं इंद्रियों को जीत लिया हो, और इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा कर्कश का विलोम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है 2nd नंबर ऑप्शन, मधुर कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। तो दीर्घ आयु दे ये किस तरह का वाचक वाक्य है। तो आपको बताना है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर इसका भेद क्या होगा। तो किसी से हम कहते हैं ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे, तो ये हमारी इच्छा ही तो होती है, तो इच्छावाचक हो जाएगा ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति ने एकमात्र रस किसे माना है। तो आपको बताना है ये भवभूति थे, इन्होंने एकमात्र रस किसे माना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करोड़ रस को इन्होंने एकमात्र रस माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है आपको बतानी है। तो हिंदी की आदि जननी भाषा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। करेक्ट आंसर है 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, अर्थात जिसका कोई शत्रु ही ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। करेक्ट आंसर है अजात शत्रु। अजात शत्रु ये हमारा सही लिखा है, जबकि ये तीनों गलत तरीके से लिखे गए हैं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और अजात शत्रु हमारा सही हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवित्री। ऐसे ही लिखा जाता है, यही हमारा शुद्ध शब्द है, जबकि ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। तो ये तीनों अशुद्ध हैं और ये वाला शुद्ध शब्द है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कवित्री कैसे लिखा जाता है। तो याद रखना है कवित्री ऐसे लिखा जाता है, जबकि ये वाला गलत माना जाता है। ये इस तरह से स्टार्ट नहीं होता है, इस तरह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारी शब्द कौन सा है।
अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो आपको बता दूं, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक में किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना होने को अविकारी शब्द कहते हैं। तो वो कौन से शब्द होते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अव्यय। ये अविकारी शब्द है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये विकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है और अव्यय शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था आपको बताना है। करेक्ट आंसर है 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्ययन को इसी प्रकार से लिखा जाता है, जबकि हम लोग नॉर्मली भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, ये गलत माना जाता है, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन पहले देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो वो हैं छ, त्र, ज्ञा और एक ऐसे लिखा जाता है स्र। तो ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और ये 4 संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाले अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो पहला पद संख्यावाची किस समास का होता है याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास ये होता है। द्विगु समास में पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। इसका उदाहरण होता है जैसे कि पंचवटी। तो पंचवटी में देखिए, पंचवटी में पहला पद ये हो जाएगा पंच, यानी कि पंच मतलब 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब हो जाएगा संख्यावाची। तो याद रखिएगा पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है आपको बताना है। इसको तोड़ के देखिए, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो कैसे पता चलेगा आपको इसमें कौन सा समास है? तो राजा का की के ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो ये तत्पुरुष समास में चला जाता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और हिंदी को राजभाषा के रूप में कौन से अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया गया था? तो याद रखना है अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो है ये किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो हैं चंद्रवरदाई। याद रखिएगा चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज रासो की रचयिता हैं और इन्होंने इनकी रचना की थी। और ये रचना किस काल की है? तो ये आदिकाल की रचना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, जबकि इसके रचनाकार कौन है? तो चंद्रवरदाई इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इस छ वाले इसका बताना है आपको, क्रम किसके बाद आता है। तो छ का क्रम आता है क के बाद। तो ये छ है ये बना भी क से मिलकर है, तो याद रखिएगा क शब्द के बाद छ वर्ण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल का दुश्मन बोलते हैं हम लोग, अक्ल का दुश्मन हो गया है, इसे अकल ही नहीं है। तो ये इसका अर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर है महामूर्ख
ये अक्ल का दुश्मन कहलाता है। जिसे कुछ पता ही ना हो कि क्या करना है कैसे करना है, वो महामूर्ख यानी कि अक्ल का दुश्मन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इन चारों में से कोई एक शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है, आपको बताना है। तो मुहूर्त ये गलत हो जाएगा, और मुहूर्त ये भी गलत हो जाएगा, और मुहूर्त ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मुहूर्त। तो मुहूर्त ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय, ये तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय ऐसे लिखा नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, स्वराष्ट्र ये भी गलत हो जाएगा, और राष्ट्रीयता ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। पता कैसे चलेगा कि यही हमारा विशेषण है? तो याद रखिएगा, विशेषण शब्द वो होते हैं जो अपने बाद किसी न किसी की मांग करते हैं। जैसे काला, तो काला क्या, काला मान लीजिए कपड़ा, काला कुछ भी मान लीजिए। और इस तरह से जो शब्द अपने बाद में किसी न किसी शब्द की मांग करते हैं वो हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय क्या, राष्ट्रीय हमारी राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय राजधानी या जो भी है, तो उसके बाद किसी भी शब्द की मांग करता है अगर कोई शब्द, तो वो हमारा विशेषण शब्द कहलाता है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होता है, उनको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उदंत मार्तंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है? स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है भक्ति काल को, भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हंस पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। इस तरह से आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और कमेंट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको भी। तो अन्या से अनन्या किसकी रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान के द्वारा अन्या से अनन्या रचना लिखी गई है, और ये रचना कई बार पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बीजक कबीरदास जी द्वारा लिखी गई रचना है। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पता होता है, इसलिए सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो स्थायी भाव शोक है, ये किसका है? इसके सुनने से ही पता चल रहा है कि ये करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की पेड़ से गिर गई में कौन सा कारक है? तो लड़की पेड़ से नीचे गिर गई, यानी कि पेड़ से अलग होकर ही तो गिरी, तो अलग होने को क्या कहते हैं? अपादान कारक। जिसमें किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से अलग किया जाता है, या किसी भी वस्तु को या किसी भी इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पहुंच जाती है वो चीज़, तो उसमें अपादान कारक ही होता है।
जैसे पत्ता पेड़ से गिर गया, ये भी अपादान कारक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, यानी कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इनकी याद में हर साल बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 14 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।